दोस्तों आपने आजकल हर जगह मेक अमेरिका ग्रेट अगेन मैगा जैसे नैरेटिव्स को सुना होगा। जब से ट्रंप आए हैं उसके बाद चाहे एलन मस्क आए हैं तो कभी H1B वीजा की बात करते हैं, कभी ग्रीनलैंड को अनेक्स करने की बात करते हैं, कभी कनाडा को बोलते हैं कि भाई 51st स्टेट बनाएंगे, उसके ऊपर टैरिफ्स लगा दिए जाते हैं, मैक्सिको के ऊपर टैरिफ्स लगा दिए जाते हैं। आज इन्होंने EU के ऊपर भी टैरिफ्स को बोल दिया है, चाइना के ऊपर हम सैंक्शंस लगाएंगे, टैरिफ्स लगाएंगे, यहाँ तक कि ताइवान के ऊपर भी टैरिफ्स लगाए। बट आप एक बात सोचिए यार, इन सब चीजों से अमेरिका ग्रेट बनेगा या फिर अमेरिका रिच बनेगा? अगर हम हिस्टोरिकल एग्जांपल्स देखें, आप इंडियन कॉन्टेक्स्ट से समझो इसको। अशोका द ग्रेट को अशोका द ग्रेट क्यों बोला जाता था, या सारे मुगल एम्परर्स में से अकबर को ही अकबर द ग्रेट क्यों बोला जाता था? और रही बात यूएसए की भी, रिच कंट्रीज कितनी है यार, बट अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को देखो तो वो दुनिया के लिए ग्रेट क्यों बना? क्योंकि 1948 में व्हेन वर्ल्ड वाज डिस्ट्रॉयड बिकॉज ऑफ वर्ल्ड वॉर 2, यूएसए ने चाहे किसी भी इंटेंशन से दिया लेकिन यूरोप को मार्शल प्लान दिया था। और फॉर दैट मैटर आप इस चीज को इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बिलियनियर्स के एग्जांपल के साथ कंपेयर करो या रिचेस्ट पीपल के एग्जांपल के साथ कंपेयर करो। भारत में कितने लोग रिच होंगे, लेकिन आज भी लोगों के मन में जो ग्रेटनेस का पर्सपेक्टिव रतन टाटा के लिए है वो बाकियों के लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि आपकी रिचनेस के बाद जो ग्रेटनेस वाला लेवल आप अचीव करोगे वो खुद अमीर होके नहीं, अपने साथ साथ बाकियों की अपलिफ्टमेंट करके होगे, जिससे उनके मन में आपकी ग्रेटनेस की इमेज बनेगी। अब यही चीज यूएसए को आज की डेट में समझनी होगी। आप अपने आप को आइसोलेटेड कर रहे हो, आप अपने आप को ग्रेट बनाना चाहते हो। आज तक ह्यूमन हिस्ट्री में कोई भी रिच बन के ग्रेट नहीं बना यार, कि आप अपने कंटेक्स्ट में अपने लिए रिच बन जाओ, है ना, और उसके बाद यू से दैट कि भाई वी आर ग्रेट। वर्ल्ड विल नॉट एक्सेप्ट यू। उस ग्रेटनेस के लिए आपको दुनिया को अपने साथ लेके बड़ा बनना होगा, देन यू आर ग्रेट इन देयर आइज। आपने इतने साल अफ्रीका को एक्सप्लॉइट करा, आज भाई आप WHO में 1000 मिलियन नहीं दे पा रहे हो। अब ये 1000 मिलियन का नंबर इज नॉट अ बिग नंबर, बट ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की एक स्टेटमेंट सेटिंग है कि भाई अब हम इस गेम प्लान से बाहर हैं, वी आर आउट ऑफ दिस वर्ल्ड ऑर्डर, दिस 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 दिस। लेकिन अगर हम सोचें कि अमेरिका ये कर क्यों रहा है, द ओनली आंसर बिहाइंड दिस इज द पॉलिटिकल नैरेटिव जिसकी वजह से ट्रंप पावर में आए। अगर आप अमेरिकन इलेक्शंस को देखो भी तो अमेरिकन इलेक्शंस में आप ट्रेंड ऑब्जर्व करो, ट्रंप का वोटर बेस इज कंजर्वेटिव। लेकिन उससे भी अगर हम एक स्टेप आगे जाके सोचें, आज की दुनिया में सेंटर विंग, राइट विंग, लेफ्ट विंग जैसी कोई चीज रही नहीं है। इन सब चीजों को पॉपुलिज्म ने रिप्लेस कर दिया है। चाहे कोई गवर्नमेंट किसी भी आइडियोलॉजी से आए, आप वर्ल्ड ओवर स्टैंड को ऑब्जर्व करके देखिए, चाहे इंडिया की बात है, चाहे यूएस की बात है, चाहे वर्ल्ड में कहीं भी बात है, आइडियोलॉजी नहीं, वहां के लोग क्या चाहते हैं वो आज के टाइम के ऊपर गवर्नमेंट की प्रायोरिटी बन रहा है और उसकी आइडियोलॉजी में चेंज लेके आ रहा है। जैसे अभी वाले में भी हम आज के एनालिसिस में देखेंगे कि कैसे जो भी ये सैंक्शंस होंगी, जो भी ये टैरिफ्स होंगे, ये विद इन अमेरिका इनिशियली डेफिनेटली इन्फ्लेशन लेके आने वाले हैं। बट डिस्पाइट ऑफ दैट हमें यह भी पता है कि इन एफर्ट से आप ग्रेटनेस का वो सिंबल जो था वो भी लूज करने जा रहे हो, अचीव नहीं करोगे। उसके बाद भी व्हाई आर यू डूइंग दिस? क्योंकि ट्रंप का जो वोटर बेस है वो अमेरिका को आइसोलेट करना चाहता है। और वो क्यों आइसोलेट करना चाहता है? क्योंकि उसके लगता है कि भाई हम रिच होने के बावजूद अपनी रिचनेस वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और हम ऐसा नहीं होने देंगे। अब आप दूसरे पर्सपेक्टिव से भी सोचो, आपने इतने साल यूरोप को जब अपने पैसे से रिकंस्ट्रक्ट करा तो उसमें आपको तो अपनी इंटेंशंस पता है ना कि भाई आपकी इंटेंशंस क्या थी। लेकिन उस रिकंस्ट्रक्शन में जो मार्शल प्लान के जरिए हुआ, कितना पोल्यूशन हुआ उससे? लंदन स्मॉग 1956 की वजह से कितने लोगों की जानेगी? तो इतने टाइम से आपने जो वर्ल्ड को एक्सप्लॉइट करा है, अगर उसकी रिपेयर के लिए अगर आज आप ये छोटे से कॉन्ट्रीब्यूशंस कर भी दोगे तो क्या वो चीज अमेरिका को बाकी दुनिया की नजरों में ग्रेट बनाएगी? या उनको ये एहसास दिलाना कि भाई हमने जो करना था वो कर लिया, अब अमेरिका इज गेटिंग आइसोलेटेड, हम अब आपका साथ नहीं देंगे? क्या दिस थिंग विल मेक यू ग्रेट? सो दैट्स आवर बिग क्वेश्चन फॉर टुडेज वीडियो, दैट दिस ग्रेटनेस का डेफिनेशन क्या है अमेरिका की नजरों में जो वो बनना चाह रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। दोस्तों दुनिया तेजी से बदल रही है, पर सवाल यह है कि क्या अमेरिका आगे बढ़ रहा है या पीछे हट रहा है? डोनाल्ड ट्रंप की वापसी के साथ हम एक नए अमेरिका को देख रहे हैं, एक ऐसा अमेरिका जो सिर्फ अमेरिका फर्स्ट नहीं बल्कि शायद अमेरिका अलोन की तरफ जा रहा है। टैरिफ, स्टेट वॉर्स, आपने सबसे करीबी अलाइज के साथ टेंशन और नई टेरिटरीज को नेक्स्ट करने की बातें, ट्रंप का सेकंड टर्म शुरू होते ही एक बड़ा ग्लोबल इंपैक्ट क्रिएट कर रहा है। पर इसका असली इंपैक्ट क्या होगा? जब दुनिया का सबसे पावरफुल देश अपने अलाइज के साथ रिश्ते तोड़ना शुरू कर दे तो क्या अमेरिका को और स्ट्रांग बनाएगा या वीक बनाएगा? या फिर ये एक रिस्की गैम्बल है जो ग्लोबल पावर को चाइना के फेवर में शिफ्ट कर सकता है? आज हम ट्रंप की इन नई आइसोलेशनिस्ट पॉलिसीज का डीप एनालिसिस करेंगे और आज समझेंगे कि इसका इंपैक्ट सिर्फ अमेरिका पर ही नहीं बल्कि मैक्सिको, चाइना, यूरोप और पूरी दुनिया पे क्या पड़ने वाला है। दोस्तों जब से डोनाल्ड ट्रंप दोबारा आए उनका एजेंडा और भी अग्रेसिव हो गया है। उनका मानना है कि भाई अमेरिका के एलाइज उसका फायदा उठा रहे हैं, चाहे वो ट्रेड एग्रीमेंट्स हो, डिफेंस अलायंसेस हो या फिर ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस हो। पर अब जो नए डिसीजंस लिए जा रहे हैं वो सिर्फ अमेरिका फर्स्ट नहीं बल्कि अमेरिका अलोन स्ट्रैटेजी का सिग्नल देते हैं। डेटा की अगर हम बात करें, सबसे पहले इसमें हम नेटो की एग्जांपल लेते हैं। ट्रंप के नए डिसीजंस में एक जो सबसे महत्वपूर्ण डिसीजन है वो है नेटो के ऊपर डिफेंस बजट का प्रेशर। ट्रंप ने नेटो मेंबर से डिमांड किया है कि वो अपनी जीडीपी का 5% डिफेंस पे खर्च करें। पहले नेटो का टारगेट सिर्फ 2% था, जिसमें भी कई कंट्री स्ट्रगल कर रही थी। जर्मनी का डिफेंस बजट सिर्फ 1.5% है, जबकि फ्रांस भी 2% के आसपास अभी देता है। लेकिन अगर आप इनको 5% तक बजट लेके जाने के लिए बोलोगे तो बजट रीस्ट्रक्चरिंग के लिए इनको अपने इंटरनल घर पे बहुत सारी चीजों पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा।
हमेशा जब डिफेंस की बात होती है कि डिफेंस का बजट बढ़ाना है, दिस दैट एक्सेट्रा, हम यही बात करते हैं कि भाई वो चीज किस कॉस्ट पे आएगी, राइट? अभी अभी हमने 2-3 महीने पहले जर्मनी का एग्जांपल देखा था, जिसमें हमने ये बात भी करी भी, देखो जर्मनी इज द पावर हाउस ऑफ यूरोप एंड इफ जर्मनी गोज अवे देन यूरोप गोज अवे। और वॉक्सवैगन है ना, जो जर्मनी का कंपनी था, बहुत सालों में पहली बार वो अपने प्लांट्स को एक्सपैंड करने की बजाय शटडाउन कर रहा है। और इस सिचुएशन में आप जर्मनी जैसी कंट्रीज को बोल रहे हो कि भाई आप नाटो के अंदर अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाओ। अब मान लीजिए इसमें दो सिनेरियोज हैं, या तो जर्मनी ऑन द कॉस्ट ऑफ बिजनेस एक्सपेंशन डिफेंस में ज्यादा इन्वेस्ट करेगा, या जर्मनी और फ्रांस जैसी कंपनीज फिर नाटो से अलग हो जाएंगी। अगर ये नाटो से अलग होती हैं, दिस विल गिव अपॉर्चुनिटी टू रशिया टू कम इनटू यूरोप। तो वहां पे भी एक नया दिन ग्लोबल एजेंडा सेट हो जाएगा उस वाले पर्टिकुलर एरिया में। ऑलरेडी उसकी एक्सपेंशन स्ट्रेटजीज हैं यूक्रेन में। अगला अगर हम देखें तो डब्ल्यूएचओ और यूएन से दूरियां बनाने की बात जो ट्रंप कर रहे हैं, उसका एंगल भी बहुत महत्वपूर्ण है। अमेरिका ने डब्ल्यूएचओ से ऑफिशियली विड्रॉ करने का फैसला कर लिया है और फाइनल डेट दिया कि भाई 22 जनवरी 2026 से ये डिसीजन इफेक्टिव होगा, हम डब्ल्यूएचओ का पार्ट नहीं रहेंगे। अमेरिका डब्ल्यूएचओ का सबसे बड़ा डोनर है, इसके बजट का 14% दैट इज $988 मिलियन अमेरिका ही फाइनेंस करता है। अब इस डिसीजन का इंपैक्ट क्या होगा? आपने अफ्रीका जैसी कंट्रीज में इतने साल तक एक्सप्लॉयटेशन करी, राइट? उसकी वजह से कितने डिजीजेस हैं वहां पे, अभी भी वहां की जनता कितनी डिजीजेस से मर रही है। अब अगर आप इससे अपना हैंड विड्रॉ करोगे तो ये जितनी भी डिजीजेस हैं, चाहे आप पोलियो की बात करो, HIV एड्स ट्रीटमेंट की बात करो, ये ऑन द होल वर्ल्ड में एक्सपैंड होंगी, राइट? तो उसका भी रेपरकशन बहुत बुरा रहेगा। क्योंकि अगर फिर आप इसको जियोपॉलिटिक्स से लिंक करके समझो, ये वाली चीज जो अफ्रीका में एक वैक्यूम क्रिएट होगा इन सब चीजों की वजह से, उसकी जगह कौन लेने आएगा? चाइना। तो वो भी एक जियोपॉलिटिकल शिफ्ट आ सकता है। उसके बाद अगर आप कनाडा और मैक्सिको के साथ नई ट्रेड टेंशंस को एक्सप्लोर करो, जो तीसरा सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है, तो अमेरिका का जो यूएस मैक्सिको कनाडा एग्रीमेंट है, USMCA के नाम से जाना जाता है, उसके लिए नई ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस को इंपोज किया जा रहा है। मैक्सिको के जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर 10% टैरिफ्स लगाए जा रहे हैं, जो नॉर्थ अमेरिकन सप्लाई चेन को डिस्टर्ब कर रहा है। कनाडा और मैक्सिको भी काउंटर टैरिफ्स पर काम कर रहे हैं, जिससे नई ट्रेड वॉर का रिस्क बढ़ जाएगा। लेकिन इससे आप अपनी जनता का भी नुकसान करोगे। और दूसरा, मोर एवर, इसको एक प्रैक्टिकल लेवल पे जाके सोचते हैं, आप ये भी याद कर रहे हो कि भाई कनाडा, अगर तुम हमारे साथ नहीं आओगे, क्योंकि जब वो नए नए आए थे तो नैरेटिव यही था कि भाई कनाडा यू कम विद अस, अगर आप हमारे साथ नहीं आओगे तो हम आपके साथ टैरिफ वॉर करेंगे। आप इमेजिन करो कि ट्रंप का जो वोटर बेस है वो राइट विंग है, वो कंजर्वेशनिस्ट है। यहीं पे अगर 51st स्टेट आज की डेट में कनाडा बनता है, तो कनाडा का जो वोटर बेस है वो सारे का सारा लेफ्ट ओरिएंटेड है। 4.2 करोड़ कनाडा की पॉपुलेशन है। वो पॉपुलेशन जब अमेरिका में आएगी तो इसका अमेरिकन इलेक्शंस के ऊपर क्या रेपरकशन रहेगा? विल दिस बी गुड फॉर ट्रम्प्स ओन पार्टी? क्या ये रिपब्लिकन्स के लिए फायदेमंद रहेगा, या दिस इज गोइंग टू बेनिफिट द डेमोक्रेट्स? क्योंकि उनकी जो पॉलिटिकल लीनिंग है कनाडा के लोगों की, जो वो अपनी हमेशा जिस पार्टी को भी वो जिताते हैं, वो लेफ्ट ओरिएंटेड है, वो लिबरल पार्टी है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में रिपब्लिकन्स को खुद को भी पॉलिटिकल नुकसान होगा, राइट? तो आप जो ये रिटोरिक बना रहे हो, इसके पीछे का लॉजिक क्या है? चलो, उसके बाद अगर हम ग्रीनलैंड वाले एस्पेक्ट की बात करें तो आपको ये मैप दिख रहा है, इसमें आपको 2-3 लोकेशंस दिख रही हैं। एक तो ये सिस्टोनियन लेड एंड जिंक माइन है, उसके बाद ये इशुआ आयरन माइन दिख रही होगी, नूक इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिख रहा है ना, या नाइफील्ड यूरेनियम का माइन दिख रहा है। अब हुआ क्या है कि आर्कटिक ओशन है, अगर आप ये मैप को देख भी पाओ अच्छे से स्क्रॉल करके, तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं, रशिया एक तरफ है, कनाडा एक तरफ है, ग्रीनलैंड एक तरफ है, अमेरिका के पास बहुत छोटा पोर्शन है आर्कटिक ओशन का, और आर्कटिक ओशन पिघल रहा है। वर्ल्ड जितने भी रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना चाहता था, मैक्सिमम ऑफ देम हैव बीन एक्सप्लॉइटेड। नया जो पोटेंशियल रीजन बनेगा वो आर्कटिक ओशन का है, और आर्कटिक ओशन पिघल रहा है। अब वर्ल्ड ओवर इसकी दो पॉलिसीज हैं। एक सेट ऑफ माइंड मानता है कि ये सारे का सारा जो आर्कटिक ओशन है, ये रास नल्लिस की थ्योरी है कि भाई इट इज नो वंस प्रॉपर्टी, जो वहां पे पहले पहुंच गया उसकी ये प्रॉपर्टी है। और दूसरा है रास कम्युनिस्ट। रास कम्युनिस्ट बोलता है कि भाई ये सबकी प्रॉपर्टी है, मिल बांट के खाएंगे। अब अमेरिका को अगर आप 21st सेंचुरी में देखो तो अमेरिका ने बोला कि भाई ये जितना भी आर्कटिक है रास कम्युनिस्ट है। चाइना बोला नहीं भाई ये रास नल्लिस है। अब उसके लिए अमेरिका को चाहे वो कनाडा के थ्रू हो, चाहे वो ग्रीनलैंड के थ्रू हो, इसके अंदर अपनी प्रेजेंस बनानी है। अब ग्रीनलैंड वाला नैरेटिव समझो, ट्रंप ने बोला इन सब एक्टिविटीज को देख के कि भाई चाइना एक्सपैंड कर रहा है, राइट? ट्रंप ने बोला कि हम ग्रीनलैंड को नेक्स्ट कर लेंगे। अब ग्रीनलैंड जो है ये बेसिकली डेनमार्क के अंदर आता है। तो ट्रंप का ये बयान सुनते ही डेनमार्क ने क्या करा? डेनमार्क ने ग्रीनलैंड के साथ डिफेंस डील कर ली। अब डिफेंस डील के अंदर जो हाईटेक फाइटर जेट्स हैं वो डेनमार्क ने ग्रीनलैंड को दे दिए। अब इससे हुआ क्या? ट्रंप को ये था कि भाई अगर ग्रीनलैंड अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि 56,000 के आसपास की पॉपुलेशन है इतने बड़े आइलैंड की, प्रोटेक्ट नहीं करेगा, चाइनीज आर गोइंग टू इंट्रूड इन। अब ग्रीनलैंड को ये डरावा देके और डेनमार्क की ग्रीनलैंड के साथ ये डील करवा के, और ग्रीनलैंड के पास जब वेपन्स आ गए उस डिफेंस डील के जरिए, अब अमेरिका इज सिक्योर कि अगर चाइना इंट्रूड इन करना भी चाहेगा सो ग्रीनलैंड के पास इनफ प्रोक्योरमेंट्स हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो वहां पे तो आपका ये लॉजिक समझ में आता है कि भाई आपने वो मूव क्यों चला। बट विद कनाडा, आपका सबसे बड़ा एनर्जी एक्सपोर्टर है वो। अभी अगर आपने एनर्जी को छोड़ के बाकी सब चीजों पर टैरिफ लगा दिया है, कल को कनाडा आपको महंगे रेट के ऊपर एनर्जी बेचे, तब आपके घर पे इन्फ्लेशन का क्या हाल होगा? हाउ विल यू टैकल दैट सिनेरियो? अब अगली अगर हम बात करें तो ताइवान का जो सेमीकंडक्टर है उसके एक्सपोर्ट्स पर भी टैरिफ्स लगा दिए। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने ताइवान के सेमीकंडक्टर प्रोडक्ट्स पर नए टैरिफ्स इंपोज करने की बात करी है। ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जिसको TSMC बोला जाता है, वो दुनिया की सबसे बड़ी चिप मेकर है। अब इस डिसीजन का इंपैक्ट ग्लोबल टेक्नोलॉजी सप्लाई चेन पे पड़ेगा, क्योंकि ताइवान के चिप्स जो है वो एप्पल हो गया, एनवीडिया हो गया और टेस्ला जैसे जायंट्स यूज करते हैं।
अब इसका इंपैक्ट भी हमें ऑल ओवर द वर्ल्ड देखने को मिलेगा। लेकिन इन सब में जो हम बात कर रहे थे कि भाई वर्ल्ड से ज्यादा, वर्ल्ड में तो अगर आप वैक्यूम क्रिएट करोगे कोई ना कोई जगह को फिल करने के लिए आ ही जाएगा, लेकिन सबसे बड़ा इंपैक्ट इसका आपके खुद के ऊपर पड़ेगा। तो क्या ये सब डिसीजन जो हम ऊपर देख के आ रहे हैं ये अमेरिका के लिए एक इकोनॉमिक सुसाइड है? देखिए, ये पॉलिसीज जो भी हैं ये अमेरिका के खुद के अंदर भी इकोनॉमिक और सोशल चैलेंजेस खड़े कर सकते हैं। जब टैरिफ्स इंपोज किए जाते हैं तो सिर्फ ट्रेड पार्टनर्स को ही नहीं बल्कि अपनी इकोनॉमी को भी नुकसान होता है। अब एक इंस्टीट्यूट है, उसका नाम है पीटरसन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, उसके एनालिसिस के मुताबिक नए टैरिफ से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में 0.8% से इन्फ्लेशन बढ़ सकती है। यूएस कंज्यूमर्स के लिए जो ग्रोसरी है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इंपोर्टेड गुड्स हैं, वो और ज्यादा महंगी हो जाएंगी। अब यूएस बिजनेसेस जो कैनेडियन और मैक्सिकन इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंट हैं उनका कॉस्ट स्ट्रक्चर भी डिसरप्ट हो सकता है। अब अमेरिका के खुद के टेक सेक्टर पर भी इसका बहुत बड़ा असर पड़ सकता है। एप्पल अमेरिकन कंपनी, अगर आप टेस्ला की बात करो अमेरिकन कंपनी, तो जो आपने ताइवानीज सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के ऊपर नए टैरिफ्स लगाए हैं उसके आपके विद इन द कंट्री चिप प्राइसेस बढ़ सकती हैं। मतलब ये है कि ट्रम्प जो अमेरिका फर्स्ट कह रहे हैं उनकी पॉलिसीज एक्चुअली अमेरिका के बिजनेस और लोगों के लिए और ज्यादा फाइनेंशियल बर्डन बन सकती है। उसके बाद अगर हम कनाडा और मैक्सिको के साथ तनाव की बात करें तो नॉर्थ अमेरिका हमेशा से एक ट्रेड और इकोनॉमिक पावर हाउस रहा है, जिसमें यूएस, कनाडा और मैक्सिको एक इंटीग्रेटेड ट्रेड सिस्टम में काम करते आए हैं। नाफ्ता हो गया, यूएसएमसीए हो गया, ये जैसे अग्रीमेंट्स है ना, इन तीन देशों को इकोनॉमिक पार्टनर्स बना के रखते हैं। पर अब ये सिस्टम टूटने की कगार पर है। कनाडा ने ओपनली ट्रम्प के प्रपोजल्स का विरोध किया है और कैनेडियन लीडर्स ने कहा है कि कनाडा विल नेवर बी द 51st स्टेट। मैक्सिको के साथ भी मिलिट्री टेंशंस बढ़ने लगे क्योंकि ट्रम्प वहां पे जो कार्टल्स ऑपरेट करते हैं उन सब कार्टल्स को उसने टेररिस्ट ग्रुप डिक्लेयर कर दिया है। अब यूएस मिलिट्री इंटरवेंशन का भी रास्ता खोल दिया गया है। अगर मैक्सिको और कनाडा वापस रिटेलिएट बैक करते हैं तो एक फुल स्केल ट्रेड वॉर स्टार्ट हो सकती है। अब अगर ये रिफ्ट बढ़ता है तो नॉर्थ अमेरिका का जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है वो शिफ्ट हो सकता है। कनाडा और मैक्सिको नए इकोनॉमिक पार्टनर्स ढूंढने जाएंगे जिसमें चाइना सबसे बड़ा विनर होकर निकलेगा, क्योंकि ऑलरेडी चाइना लैटिन अमेरिका में अपनी प्रेजेंस बना के बैठा है। उसके बाद अगर हम नाटो की बात करें तो यूरोप में भी ट्रम्प की पॉलिसीज का नेगेटिव इंपैक्ट दिखने लगा है। जर्मनी और फ्रांस अब अमेरिका पर मिलिट्री डिपेंडेंस कम करने की बात कर रहे हैं। फ्रांस ने तो ट्रम्प ने जब ग्रीनलैंड को कैप्चर करने की बात करी थी तो उसने ये सुनकर बोल दिया था कि भाई अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं वहां पे अपनी मिलिट्री डिप्लॉय करूंगा। ये धमकी दे दी थी उसने अमेरिका को। उसके बाद यूरोप के जो बिजनेसेस हैं वो चाइना और इंडिया के साथ नए ट्रेड एग्रीमेंट्स एक्सप्लोर कर सकते हैं, तो वहां पे हमारे लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अब अगर यूरोप अमेरिका से अलग होता है तो चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ने का वहां पे पूरा चांस है। जो वो बीआरआई का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर भी उसको भी वो पेनिट्रेट करने की कोशिश अभी यूएस में कर रहा है। तो ये सब चीजों से यूएस का जो जियोपॉलिटिकल डोमिनेंस है वो और ज्यादा वीकन हो सकता है। अब ऐसे में चाइना की अपॉर्चुनिटीज की अगर हम बात करें तो जितना अमेरिका अपने लाइफ से दूर जा रहा है उतना ही चाइना और इवन फॉर दैट मैटर रशिया भी कई सिचुएशंस में उतने ज्यादा पावरफुल हो रहे हैं और उसके जो अलाइज थे, अमेरिका के एक्स अलाइज थे, उनके पास आ जाएंगे। अब चाइना का जो लैटिन अमेरिका में इन्वेस्टमेंट है, जैसे कि ब्राजील में है, मेक्सिको में है, अर्जेंटीना में है, वो एकदम से ड्रास्टिकली पिछले कुछ सालों में बढ़ गया है। और इसके साथ साथ अगर आप यूरोप में देखो तो अगर नेटो यूरोप में वीक होता है या टूटता है तो रशिया और भी यूक्रेन और ईस्टर्न यूरोप में अपना कंट्रोल बनाने के लिए अग्रेसिव हो सकता है। ऐसे में ब्रिक्स कंट्रीज एक नए फाइनेंशियल सिस्टम को भी प्लान कर सकती है, जो हमने डॉलर के ऊपर वीडियो करी थी, द डेथ ऑफ डॉलर के ऊपर, जो यूएस डॉलर के ग्लोबल इन्फ्लुएंस को डेफिनेटली चैलेंज करेगा। अब ये सब इस बात का सिग्नल है कि भाई अगर अमेरिका अपनी फॉरेन पॉलिसी वाइजली हैंडल नहीं करता तो ग्लोबल पावर एक नई डायरेक्शन में शिफ्ट हो सकता है। आज हम एक नई जियोपॉलिटिकल एरा में एंटर हो रहे हैं। ट्रंप की पॉलिसीज सिर्फ एक नेशनलिस्ट मूव नहीं बल्कि एक बड़ा स्ट्रैटेजिक गैम्बल है। अगर शॉर्ट टर्म में ये पॉलिसीज काम करती हैं तो हो सकता है कि यूएस को कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिले, लेकिन लॉन्ग टर्म में ग्लोबल अलायंसेस शिफ्ट होंगे, यूएस का इन्फ्लुएंस कम होगा और इन्फ्लेशन और ट्रेड डिसरप्शंस बढ़ सकती हैं। अब आपको क्या लगता है, क्या ट्रंप का अमेरिका फर्स्ट एक्चुअली अमेरिका के लिए नुकसान की डील बन सकता है, या फिर ये एक पावरफुल स्ट्रैटेजी है जो लॉन्ग टर्म में यूएस को स्ट्रॉन्ग बनाएगी, या कहिए कि रिच बनाएंगी, पर क्या ग्रेट बनाएंगी? इसका जवाब आप कमेंट दीजिएगा। एंड इफ यू लाइक द वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। डू शेयर योर व्यूज अबाउट इन द कमेंट्स। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।